आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 21 अगस्त को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इन सभी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको उस तरीके से सॉल्व करना सिखाऊँ जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं और जिससे आपको टाइम भी कम लगे। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो टाइम हम निकाल देते हैं। तो 2024 आपका लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की होगी, तो 9 तो इधर ही हो गया, 20 बचेगा। मार्च 31 का हो जाएगा और अप्रैल में 10, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। यानी 61 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा कि मूलधन गुणे दर, जो कि 7.5% वार्षिक है, और समय कितना है तो 61 दिनों का, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और चूंकि दिन है इसको वर्ष में बदलने के लिए 366 से भाग कर दूंगा, क्योंकि लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे पूरे साल में 366 हो जाएंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से कट करूंगा तो 2 बार, इसको कट करूंगा तो 2.5 बार चला जाएगा। 2 से कट करूंगा तो ये 20 बार चला जाएगा, और 20 में 2.5 का गुणा करूंगा तो 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,50,000 है, जिसमें से 1,75,000 पुरुष हैं, 36% जनसंख्या साक्षर है। यदि 22% पुरुष साक्षर हैं तो कितने % महिलाएं साक्षर होंगी। चूंकि आंसर आपका परसेंटेज में है तो एग्जैक्ट वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 जीरो अगर यहाँ से मैं हटा दूंगा तो इधर से भी 3 जीरो हट जाएगा। यानी कि अगर 350 टोटल जनसंख्या है तो इसमें 175 क्या है, तो ये मेल है, तो इसमें से घटा दूंगा तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 175 क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 350 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात अगर निकाल देता हूँ मेल और फीमेल की तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 जो हैं वो पुरुष साक्षर हैं, तो इसको मैंने पुरुष माना था, तो 22% पुरुष साक्षर हैं, और टोटल जो जनसंख्या वो 36% साक्षर होनी चाहिए। तो इसको कितना होना चाहिए, 22 की जगह 36 होना चाहिए। तो ये कितना कम है देख लीजिए, तो 8 और 6 14 कम है ये। तो जो 14% ये कम है तो ये अपने साथ 36 तो लाएगा ही लाएगा, 14 अधिक लेके आएगा। तो 36 में अगर 14 मैं जोड़ दूंगा तो महिलाएं कितने % साक्षर हो जाएंगी, तो 50% महिलाएं साक्षर हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 20,300 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 11% वार्षिक और आंशिक रूप से 3% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से जो प्राप्त ब्याज है वो बराबर प्राप्त होता है तो 11% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना सिखाया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो जो रेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो जो x जो कि 11% के हिसाब से हो जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा, और ये जो 3% के हिसाब से है तो y का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 11 और 3 14, इसी 14 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 20,300 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 11% में निवेशित धनराशि x है और x का मान हमने माना कितना है, 3 है। तो इस 3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 14 हो जाएगा, 6 63 हो जाएगा, 14 जो वो 56 हो जाएगा, तो 4 3 7 70 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1,450। 1 की वैल्यू हो जाएगी तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। 5 3 15 को 5 हो जाएगा, 4 3 12 13 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4,350 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। लास्ट डिजिट से भी मैं चेक कर सकता था कि 0 आ रहा है, तो 3 से गुणा करूँगा तो लास्ट में 0 आएगा। तो इस हिसाब से भी आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 60, चूंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो ये 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -9
माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15 हो जाएगा। 21 में 15 जोड़ेंगे तो माइनस का 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। बहुलक वो आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो दिख रहा है कि 18, 1, 2, 3, 4 बार 18 आया है, तो सबसे अधिक बार 18 आया है, तो 18 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 65 का 65% कितना हो जाएगा, तो 6 × 7 = 42.25 हो जाएगा। और 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बस इसमें से घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा। तो 42 में से अगर 5 घटाऊंगा तो 37 और 5 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 37.25 इससे अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 4 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती क्या होता है कि दोनों का क्या करिए, गुणा करके रूट निकाल दीजिए। तो 400 और इंटू 4 हो जाएगा। 400 का रूट लेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 7 है, तो जिसमें भी 2 का फैक्टर होगा उससे विभाजित नहीं होगी, तो 64 इसका आंसर नहीं हो सकता, 52 भी नहीं हो सकता। अब 69 में एक फैक्टर 3 ही दिख रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो देखिए 9 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 8 8 16 8 3 24 3 से कट जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 69 से भी नहीं विभाजित होगी। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है 59, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 126 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि पंखे का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 44% अधिक अंकित करता है, तो 144 हो जाएगा। अब कह रहा है इस पे 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा। तो भाग दे दूंगा मैं, तो 4 × 12 हो जाएगा, 2 24, 6 बार चला जाएगा। तो 36 में 3 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 हो जाएगा, 3 × 9 = 10 हो जाएगा। तो 100 उसका सीपी है, 108 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, तो 8 रुपये का फायदा हो रहा है। इसी 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 126 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि अंकित मूल्य पंखे का, तो अंकित मूल्य पंखे का 144 माना है, तो 144 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से भाग कर देता हूं। तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 63 हो जाएगी। तो 144 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 36 का मैं गुणा कर दूंगा, तो इधर भी 36 का गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा। जोड़ दूंगा तो 8 हो जाएगा, 9 7 16 को 6 हो जाएगा और 8 3 11 को 12 को 2 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो 22 68 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो ए 16 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 × 9 हो जाएगा। ए से भाग करूंगा यानी 16 से भाग करूंगा तो 9 बार चला जाएगा और 18 से भाग करूंगा तो 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 और बी की 8 हो जाएगी। तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 9 8 17 हो जाएगी। इस 17 एफिशिएंसी से इन्होंने 4 दिन तक कार्य किया, तो 68 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। टोटल कार्य कितना है, तो 16 9 144 कार्य टोटल है। 68 इन्होंने कर दिया, तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, यानी 76 कार्य बचा होगा। और 76 कार्य टोटल कार्य का कितना है, तो 144 से भाग कर दूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 4 × 4 हो जाएगा, 3 36, 4 9 36 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 24, 6 बार चला जाएगा, यानी 19/36 कार्य शेष रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमा एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। हेमा और राजी मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हेमा, राजी और स्मिता मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो हेमा और स्मिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो जैसा बोल रहा है वैसा लिख दे रहा हूँ। हेमा 30 दिनों में कर सकती है, हेमा और राजी 25 दिनों में कर सकती हैं, और हेमा, राजी और स्मिता ये तीनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, इसमें 10 में एक 2 है तो 2 हो जाएगा, और 30 में एक 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 30 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? तो 5 6 के 30 यानी कि 5 बार चला जाएगा। और अगर 25 से भाग करूंगा तो 6 बार चला जाएगा, और 10 से भाग करूं तो 5 से 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हेमा की एफिशिएंसी आ गई 5, और हेमा और राजी की एफिशिएंसी 6 आ गई। तो 15 में से अगर 6 घटा दूंगा तो जो 9 आएगी वो किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी? तो स्मिता की हो जाएगी। तो कार्य कराना किससे है? तो हेमा और स्मिता से। हेमा की एफिशिएंसी 9 निकल के आ गई, स्मिता की कितनी है? 5 है, तो 9 5 14 हो जाएगी। इसे 14 से टोटल कार्य कराने में कितना समय लगेगा? तो 2 से कट करूंगा तो 7 बार, तो ऊपर हो जाएगा 25 या 75 और नीचे 7 बच जाएगा, तो 75/7 समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P की वर्तमान आयु का 2 गुना Q की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद Q की आयु का 9 गुना, उस समय P की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष कम होगा, तो Q की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो सॉल्व कर देता हूं। तो अगर P की वर्तमान आयु का 2 गुना मैं कर देता हूं तो Q की वर्तमान आयु से क्या है? 41 वर्ष अधिक है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यानी कि P प्लस 7 हो जाएगा, और ये Q प्लस 7 हो जाएगा। कह रहा है कि Q की आयु के 9 गुना, उस समय P की आयु के 6 गुने। तो इसका अगर मैं 9 गुना कर देता हूं तो उस समय P की आयु का अगर 6 गुना कर देता हूं तो इससे 24 वर्ष कम, यानी कि अगर इसमें 24 जोड़ दूंगा तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये अगर 3 से विभाजित करता हूं तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 2P प्लस 7 गुना के 14, ये बराबर किसके हो जाएगा? तो 3Q और प्लस 7 21 और प्लस 8 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2P का मान यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा Q प्लस 41 में 14 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? तो 4 1 5 हो जाएगा, और 4 1 5 यानी कि 55 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा? तो 3Q और प्लस 21 और 8 कितना हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ से 2Q, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो 15 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? 13 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलग्न है जिसमें BC AD के क्या है? समांतर है। तो मैं चित्र बना लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये क्या है? तो AD है, और ये क्या है? तो BC है। ये एक दूसरे के समांतर हैं, और अगर इसको मिला देता हूं तो जो AC है वो CD के बराबर है। कोण ABC जो है वो 36 अंश का है, तो इसको 36 अंश का मैं लिख देता हूं। BAC जो है वो 94 अंश का है, तो ये कितने अंश का है? तो 94 अंश का है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि कोण ACD यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो अगर ये 94 है, ये 36 है, तो इस कोण की माप कितनी हो जाएगी? तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा। तो 180 में से 130 घटाऊंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 50 अंश हो जाएगा। और जैसे ही ये 50 अंश होगा तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा? 50 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो अगर ये 50 अंश है तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, तो ये भी 50 अंश होगा। तो इस कोण की माप पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा तो 50 50 100 हो जाएगा। 180 में से 100 घटाऊंगा तो 80 क्या हो जाएगा? कोण ACD की माप हो जाएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 3 खरीदे 1 मुफ्त पाएं छूट स्कीम प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत अगर 3000 है, उसने अपने रिश्तेदार को कुल बिल पर 20% की छूट दी। यदि उसका रिश्तेदार 4 वस्तुएं घर लेके जाता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए 4 वस्तुएं उसको खरीदना है, तो 3 वस्तुएं खरीदेगा तो उसे 4 वस्तु मिल जाएगी, क्योंकि 3 की खरीद पर 1 मुफ्त मिल रहा है। तो पैसा कितने का देगा? 3 सामान का पैसा देगा, और प्रत्येक की कीमत कितनी है? तो 3000 है, तो 3 सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 9000 हो जाएगी। लेकिन 20% की छूट देता है बिल पे, यानी इस 9000 पे 20% की छूट देता है, तो यानी कि इसका 80% वो लेता होगा, तो 80/100 निकाल दूंगा तो यही क्या हो जाएगा? उसको भुगतान की गई राशि हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 9 8 72, यानी कि 7200 का वो भुगतान करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड ने क्रमशः 19:88:18 के अनुपात में धनराशि निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2200 का लाभ अर्जित हुआ तो वाई और जेड के हिस्से के बीच अंतर कितना है। तो अगर इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूं तो टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। तो जोड़ूंगा तो 8 8 16 8 3 24 1 25 को 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 11 और एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 125 की वैल्यू कितना दिया है तो 2 2 0 0 दिया है। आपसे वाई और जेड के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी 70 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2200 डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगी। 70 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी में 70 का गुणा कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इंटू 70 हो जाएगा। 25 से अगर करूँगा तो 25 5 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 25 वाटे 200 हो जाएगा और 25 वाटे 200 हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा। 5 से कट कर लेता हूँ तो 14 25 70 यानी कि 14 हो जाएगा। गुणा कर लूँगा तो 14 वाटे 112 हो जाएगा, 11 कैरी हो जाएगा, 14 वाटे 112 13 और 10 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, यानी 1232 रुपये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 430 और 443 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए ज्ञात कीजिए। तो कोई भी अभाज्य संख्या है वो 6n + -1 इसी के फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि 430 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है। तो 6 7 42 हो जाएगा, 1 10। अगर ये 432 होता तो ये 6 से क्या हो जाता विभाजित हो जाता, ठीक है। तो 432 में लिख देता हूँ। इससे 1 कम करूँगा तो 431 हो जाएगा, 1 अधिक करूँगा तो 433 हो जाएगा, 6 जोड़ूंगा तो 400 कितना हो जाएगा ये तो 38 हो जाएगा, 1 कम करूँगा तो 437 हो जाएगा, 1 अधिक करूँगा तो 400 कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ दूंगा तो 444 हो जाएगा, 1 कम करूँगा तो 443 हो जाएगा। अब चूंकि 1 अधिक करूँगा तो चूंकि आपको 443 और 430 के बीच निकालनी है तो सिर्फ यहीं तक काउंट करूँगा, तो इसको तो नहीं लेना है। यानी 1 2 3 4 और 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो इसमें से देख लीजिए कि कोई संख्या ऐसी है जो विभाजित हो रही है। अगर संख्या विभाजित होगी तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं विभाजित होगी तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चेक कर लेता हूं मैं। तो 3 से विभाजित होगी तो 5 3 8 3 3 6 4 10 और 4 3 7 7 14 4 3 7 4 4 8, ये 3 से विभाजित नहीं होंगी। 7 से चेक कर लेता हूँ, 7 6 42 11 7 6 42 13 7 6 42 17, 7 से भी नहीं विभाजित होंगी। 11 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो 4 1 5 4 3 7 9 4 13 7 4 11, 11 से भी विभाजित नहीं होंगी। 13 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो 13 3 39 हो जाएगा और 4 41 13 से नहीं कटेगा, 4 43 13 से नहीं कटेगा, 4 47 13 से नहीं कटेगा, 4 49 13 से नहीं कटेगा और ये 5 53 13 से नहीं कटेगा, तो 13 भी नहीं होगा। तो 13 के बाद से क्या आएगा तो 17 से चेक कर लेता हूँ। तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 6 3 9 91 हो जाएगा। तो 17 से 91 भी नहीं कटेगा, ये 93 हो जाएगा, तो 93 भी नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा, तो 97 भी नहीं कटेगा। ये 99 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। और ये कितना हो जाएगा तो 93 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। 17 भी नहीं कटेगा, तो 19 से चेक कर लेता हूँ क्योंकि बस 19 ही बचा है। तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, तो 2 और 3 5 51 आपका नहीं कटेगा। 53 आपका 19 से नहीं कटेगा। ये कितना है 57 आपका 19 से कट जाएगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। ये आपका 59 है, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से 4 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुषार, सलील और मुकुंद का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि तुषार और सलील का औसत वजन 44 किलोग्राम है और सलील और मुकुंद का औसत वजन 47 किलोग्राम है, तो सलील का वजन कितना होगा। तो तीनों का वजन जो औसत है वो 45 है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा तो 45 में मैं क्या करूँगा 3 से गुणा कर दूंगा। तो 45 3 135 होता है, तो तीनों का वजन कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तुषार और सलील का औसत वजन अगर 44 है तो दोनों का वजन कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा।
और मुकुंद और सलील का औसत वजन अगर 47 है तो दोनों का वजन कितना हो जाएगा, तो 47 दूना के 94 हो जाएगा। बस मैं क्या करूंगा, इस 88 में 94 जोड़ के और 135 में से घटा दूंगा। तो अगर जोड़ता हूं तो 8 4 12 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा, यानी कि 182 क्या हो जाएगा। तो चूंकि इसमें सलील 2 बार आ गया है तो इन 4 लोगों का वजन हो जाएगा। इसमें से इन 3 लोगों का घटा दूंगा तो सलील का हमें क्या निकल के आ जाएगा, वजन निकल के आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 47 इसका क्या हो जाएगा, सलील का वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से चलने वाली एक बस एक यात्रा को 20 घंटे में पूरा कर देती है। तो समान दूरी को अगर 10 घंटे में तय करना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। देखिए समय क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो 84 का दोगुना करूंगा तो 167 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 14, 48 और 50 ये क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको अगर नहीं मालूम है तो 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 7 14, ये 24 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ऊंचाई 48 हो जाएगी, क्योंकि 50 जो क्या हो जाएगा वो तो कर्ण हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 7 14, 48 में 7 का गुणा करूंगा तो 7 8 56 हो जाएगा। 5 7 चौका 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 336 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 14.2 और 0.05 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो मिनिमम 0.1 स्थान पे है, तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें 0.1 स्थान पे होगा और 0.1 स्थान पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो 196 का रूट अगर लूंगा तो ये 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 225 15 का स्क्वायर होता है, और रूट लूंगा तो 0.4 स्थान पे, तो 0.2 स्थान पे हो जाएगा। माइनस 576 24 का स्क्वायर होता है, रूट लूंगा तो 24 हो जाएगा। 0.2 स्थान पे तो 0.1 स्थान पे हो जाएगा। तो इसको जोड़ूंगा तो 14.15 हो जाएगा। इसमें से 2.4 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 11.75 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a माइनस कॉट बी डिवाइडेड बाई tan b माइनस कॉट a को सरल करके इसका मान कितना होगा। तो देखिए इस ऊपर वाली वैल्यू में जैसे tan a है, इसको मैं लिख देता हूँ tan a माइनस हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ 1/tan b हो जाएगा, क्योंकि कॉट b को लिख सकता हूँ मैं। नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan b लिख सकता हूँ, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1/tan a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो tan a इंटू tan b हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो tan b हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा tan a हो जाएगा इंटू tan b हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो tan a हो जाएगा। अब देखिए इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। इसे tan का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, tan b हो जाएगा। tan b को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो ये आंसर क्या निकल के आ जाएगा, tan a इंटू कॉट b हो जाएगा। और ये किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवी ने एक खिलौना 255 में खरीदा, उसे 5 की लागत में सजाया और खिलौने को 154 में बेच दिया। तो कह रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 255 में खरीद के लाई, 5 रुपये में उसने सजाया, तो टोटल उसका खर्च कितना लग गया, तो 260 रुपये लग गया खर्च। ठीक है, और 154 में उसने बेच दिया, तो उसको हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, तो 6 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी 106 की हानि हो रही है कितने पे, तो 260 पे हो रही है। प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट कर दूंगा तो 13 बार हो जाएगा, और 2 5 10, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 530/13% की क्या हो जाएगी, उसको हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनाभ की बीमारी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ के किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन काटा जाता है तो शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ शब्दों से खेला गया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्योंकि इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कि क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस VH और प्लस क्या होता है LH होता है, बस इसी पे वैल्यू रख दीजिए। तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, और प्लस 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 376 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा कि शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका घनाभ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका घनाभ है। अब देखिए, इसके अगर इस भाग को अगर मान लीजिए यहाँ से मैं काट के अलग कर दे रहा हूँ, अगर अलग कर दे रहा हूँ तो जो भी आपकी सतह पहले जो दिख रही थी अभी भी उतनी ही सतह दिखेगी, और अभी भी उतना ही बाहर बाहर स्पेस आपको दिखेगा, क्योंकि इसको काट के अलग कर दिया जाता है। अगर इसको अलग नहीं किया गया होता तब ये पूछता, तब इसका आंसर कुछ अलग होता। तो चूंकि ये काट के अलग कर दिया गया, तो यहाँ से जो हिस्सा हटेगा वही हिस्सा इधर पहले था, जिसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 376 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें ऋषि 585 किलोमीटर की यात्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 368 किलोमीटर की यात्रा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उससे अगली 168 किलोमीटर की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 585 हो जाएगा, प्लस 368 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये टोटल दूरी हो जाएगी, और इस टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, तो भाग देते चले जाइए। तो अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 6 से अगर भाग करूंगा तो 9 बार चला जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, बिल्कुल ये 9 बार चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और प्लस ये कितनी बार चला जाएगा, तो 9 × 4 = 36, ये 4 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, तो 5 × 3 = 15, 3 बार चला जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 16, 16 और 5 21 को 1 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 3 6, 6 और 5 11 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 3 7, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 16 7 112 हो जाएगा, यानी कि 70 दशमलव समथिंग करके आएगा, और 70.06 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को सरल करें, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए 4x² प्लस का यहाँ पे और 5x² प्लस का यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9x² प्लस का होगा, इसमें प्लस का 9x² है, इसमें भी 9 है, तो चौथा और पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 4x माइनस का इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको चेक नहीं करूंगा मैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पे x का गुणा किया गया तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा तो माइनस का 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और प्लस का 12 जोड़ूंगा तो माइनस का 13 आएगा, इसमें प्लस का 13 है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर मैं संख्याओं का योग अगर मैं मान लेता हूँ कि 8 है, ठीक है, तो इनमें जो भी 2 संख्याएं हो जाएंगी अगर उनका मैं स्क्वायर करूँगा तो 164 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, 32 को चेक कर लेता हूँ। तो 32 में से अगर मैं 2 घटा के इसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। चूँकि ये दोनों तो विषम संख्याएं हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 16 इसमें से 2 घटाऊंगा तो 14 हो जाएगा, आधा करूंगा तो 7 विषम आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 18 में से 2 घटाऊंगा तो 16, 16 का आधा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। अगली क्या हो जाएगी, समप्राकृतिक संख्या हो जाएगी, तो स्क्वायर कर देंगे
तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 164 आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना सिखाया है। अगर आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करना सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतलून बेचने वाले एक दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 पतलून की खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिल रहे हैं। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात करिए। तो देखिए टोटल उसकी जेब से 10 जा रहा है और 4 फ्री में मिल रहा है, तो छूट निकालने के लिए प्रतिशत में 100 से गुणा कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 में 10 का गुणा करूंगा तो 40% की क्या हो रही है, उस पर छूट हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो संख्या दी गई है, को विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 9 है, तो ये 10 से नहीं विभाजित होगा, 12 से भी नहीं विभाजित होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे। 9 और 19, मैं 9 से चेक कर लेता हूँ। देखिए 4 4 8, 4 3 12, 13 14 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, ये तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 6 2 8, 9 8 17, ये 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही वैल्यू बच रही है 19, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। एम 2 महीने के लिए एन के निवेश से 64,000 अधिक निवेश करता है। एन 3 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ कितना है, तो 1656 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 552 अधिक है, तो एम द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि एन का निवेश एन है, तो एम का निवेश कितना हो जाएगा, तो एन और प्लस 64,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वर्ष के लिए निवेश करता है और ये कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के निवेश करता है, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा। जोड़ दूंगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और प्लस 64,000 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो घटा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 × 64,000 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि 2n में से 3n माइनस होगा तो माइनस का n हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1656 और डिवाइडेड बाई 552 भाग करूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो इस 1 का इधर गुना कर लीजिए, 3 का इधर, बस इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल दीजिए। तो -3n और 5n, तो जुड़ जाएगा तो 8n हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 × इतना और 1 × इतना, घट जाएगा तो 2 × 2 × 64,000 हो जाएगा। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा, और 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 8 चौक 32,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि m का निवेश, तो m का निवेश कितना है, तो n + 64,000 है, तो इस 32,000 में 64,000 जोड़ दूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 96,000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 21 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।